को खुशामदीद कहता हूँ। आज का ये जो मौजूद है ये मौसमियाती तब्दीली के इंसानी सेहत पर मुज़र असरात। ये जो मौसम है, मौसम में तब्दीली आती है, दिन का हिम्मत, उसके क्या असरात मुरतब होते हैं। आज इस अहम इशू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने भी सिविल सोसाइटी की तरफ से इस मौजू पर अबूर रखने वाली शख्सियत मोहतरम जनाब डॉक्टर टीपू सुल्तान, जो PMA कराची, PMA सिंध, PMA पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे, जिम्मेदार पदों पर काम किया। आज भी डॉक्टर टीपू सुल्तान और उनकी फैमिली की हेल्थ के हवाले से पाकिस्तान में जो खिदमात हैं वो हमेशा काबिल कदर रही। बतौर हेल्थ केयर कमीशन जो है हमारा इदारा, उसके चेयरपर्सन भी रहे। तो डॉक्टर टीपू साहब से गुजारिश है कि वो सामने तशरीफ लाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे कुछ थोड़े वक्त में हमें और बहुत सारे दोस्त ज्वाइन करेंगे, लेकिन चूंकि हमारा टाइम 3 बजे का था और 3:10 हो गए, तो अच्छा लगेगा कि हम अपना प्रोग्राम टाइम पे शुरू करें। तो आज के हमारे जो मसाइल हैं, हमारे शहर के जो मसाइल हैं, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, वो सारे के सारे जुड़े हुए हैं माहौल के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, और हमारी ज़िंदगियों को कैसे ये मुतासर करते हैं, क्या हिस्सा है इन सारे मसाइल का हमारी ज़िंदगी में। दिन ब दिन माहौल के हवाले से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, हम इंसानों की ज़िंदगियाँ मुश्किल होती जा रही हैं, सेहत के हवाले से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारी मैशत पे भी इनके असरात होते हैं, हमारे रहन सहन पे इसके असरात होते हैं, हमारे जो हर वो सेक्टर जो हमारी लाइफ के लिए अहम है उसको हम माहौल के अलग नहीं कर सकते। एक बात तो ये है। दूसरा, मैं आपको इतला देना चाहता हूँ कि आरफ हसन साहब, चूँकि उनकी सेहत कुछ पिछले टाइम से अच्छी नहीं है, तो डॉक्टर के पास उनको आज जाना था, तो इस वास्ते वो आज हमारे साथ शामिल नहीं हुए। लेकिन उनकी ख्वाहिश थी, मुझे आज सुबह भी हमारी बात हुई, मैं गया उनके पास, तो उन्होंने ये कहा कि मेरा जी चाहता है कि मैं आऊँ, लेकिन सीढ़ी चढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो इस वास्ते उन्होंने डॉक्टर साहब आपके लिए कहा कि मैं आपसे कह दूँ कि अच्छा नहीं लग रहा कि वो यहाँ नहीं है। आप तमाम को बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस टॉपिक पर अभी हम बात शुरू कर रहे हैं, उस टॉपिक को बेसिकली मेरा इख्तलाफ है, क्योंकि जब मैंने टॉपिक देखा तो मैं थोड़ा हैरान परेशान हुआ कि मौसमियाती तब्दीली के इंसानी सेहत पर मुज़िर असरात और इससे बचाव की तदाबीर। बेसिकली ये टॉपिक जो है ये वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए होगा, उनको सूट करता है। हम जिस दुनिया के जिस हिस्से में हैं, थर्ड वर्ल्ड, साउथ एशियन कंट्री है ये, उसमें भी हम जो सबसे गए गुजरे हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मौसमियाती उतार चढ़ाव की वजह से जो गड़बड़ है सेहत के हवाले से, मैं स्ट्रिक्टली सेहत पर फोकस करूँगा, सेहत पर बात करेंगे, तो वो तो होगा यकीनन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ इस बात की तरफ कि इस वक्त हम
जहाँ मौजूद है, जिस इलाके में, यहाँ मैन मेड डिजास्टर भी है। मौसम के हालात की वजह से सेहत में गड़बड़ हो, और उस पर मैं अभी रोशनी डालूंगा। लेकिन अगेन ये जो इस किस्म की जो मौसमियाती तब्दीली है, यह कुछ अल्लाह ताला की तरफ से, कुछ नेचर की तरफ से हो, और उस पर सेहत के असरात हों। तो सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है, और हमारी तरफ भी हो रहा है। लेकिन बात तवज्जो की यह है कि इसमें हजरत इंसान जो हम आप हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत हैवी है, खास के हमारे पार्ट में, पाकिस्तान में। और उसकी तरफ मैं भी आता हूँ। और सबसे खौफनाक बात यही है, नेचर को, अल्लाह ताला को, ये जो अभी पिछले दिनों सैलाब आया तो खबर उड़ाई गई कि ये तुम्हारे गुनाहों की सजा है। तो गुनाहों की सजा सारे किसानों को, गरीब आदमी को मिली, और सेठ को तो नहीं मिली, क्योंकि गुनाह करते ही नहीं है। तो इस किस्म की बेहुदा बात हमें बताई जाती है, पढ़ते हैं, हम बालों में आप परेशान होते हैं कि क्या स्टूपिड बात है। तो ये जो सेहत पर मुज़िर असरात है, ये कोई इन्वायरमेंट का कसूर होगा, लेकिन उससे ज्यादा कसूर, उससे ज्यादा भयानक तब्दीली हमारे अपने हाथों। और उसकी थोड़ी सी मैं आपको फैक्ट बताना चाहता हूँ, जिसको कि मैं आई ओपनर कहता हूँ। आप लोगों को जगाने के लिए, आंखें खोलने के लिए कुछ बात कहना चाहता हूँ, जो कि सिर्फ इस वजह से है कि हम गरीब हैं। लोग 40% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है, और उसके अलावा अनदर 40-60% और भी है। तो लेकिन गुर्बत कोई बुरी बात नहीं होती। गरीब होना बार दफा काबिल फख्र बात होती है। लेकिन उसके साथ अगर इग्नोरेंस भी हो, और लैक ऑफ एजुकेशन हो, तालीम का ना होना और इग्नोरेंस होना और गरीब, ये तीनों चीज ऐसी कॉम्बिनेशन है जिसमें कि हम इस वर्ल्ड के लोग फंसे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि हमारी पॉपुलेशन, जो मैं पिछले 48 साल से कराची में हूँ और ग्रास रूट लेवल का काम करता था, और दूर सिविल अस्पताल वगैरह, तो ये इसको देख करके साहब कि ये तीनों अगर ना हो तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तालीम नहीं है, लेस एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, ऊपर से इग्नोरेंस है, और ऊपर से फिर गुर्बत है। गुर्बत तो चलिए, लेकिन बाकी दो चीज है। और देखे वजूहात की वजह से, और इन तीनों वजूहात के जो कि मदर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम है, उसमें फिर हमारे सबसे बड़ी हमारे पास मुसीबत है कि हमारे पास स्टंटिंग बहुत है, फिजिकल एंड मेंटल। फिजिकल स्टंटिंग अगर साइज छोटा है, लंबा नहीं है, तो चलो ठीक है। लेकिन अगर दिमाग की स्टंटिंग है तो फिर वो बेचारा किस काम का रहा। और ये स्टंटिंग मॉलन्यूट्रिशन की वजह से है और दीगर वजूहात की वजह से है। तो हमारे बच्चे जो यहाँ हैं, पाकिस्तान उन खुशनसीब मुल्कों में है जहाँ यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। जापान में यंग पॉपुलेशन तकरीबन खत्म है, तो वो बदनसीब लोग भी चले गए। ऐसे बहुत हैं, इस तरह से और भी मुल्क हैं। लेकिन हमारे मुल्क में यह है कि हमारे जो यंग बच्चे हैं वो मेंटली बैकवर्ड, स्टंटेड, IQ लो, तो वो तरक्की कैसे करें। और ऊपर से फिर ये कि हमारे पास जो हमारा बेसिक फंडामेंटल राइट है, तालीम और हेल्थ, जो बेसिक फंडामेंटल राइट है वो हमारे पास नहीं है, और ये किसी के एजेंडा में भी नहीं है। पिछले 75 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि किसी भी पार्टी, पॉलिटिक्स, डिसीजन मेकर, डिसीजन इन्फ्लुएंसर, किसी के पास नहीं है। और ये सब ये मैन मेड जो प्रॉब्लम है, हमारे बहुत सारे मुल्कों ने इस मसले को हल कर लिया है, हल कर रहे हैं। और हमारे मेरा आंखों देखा हाल है कि 40 साल 45 साल पहले हम कुछ मुल्कों में जाते थे और वहाँ बिल्कुल हमारी तरह गुर्बत थी, झोंपड़ियाँ झुकी थी। जिस होटल में हम ठहरे थे उसकी खिड़की से झोपड़ियाँ नजर आती थी। और उसके बाद 15-20 साल बाद गया जब झोपड़ी गायब हो गई थी, और गायब हो गई है इस वक्त। ऐसे बहुत सारे हमारे इलाके में, मतलब कि कोई बहुत दूर जाने की जरूरत। चलिए ये बात हो गई। उसके बाद हम मौसम को क्या इल्जाम दें, मौसम को हम क्या बोले,
जबकि हमारे पास कुछ ऐसे नए तोहफे हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। नंबर 1, बर्डन ऑफ डिजीज, उसकी तरफ मैं आता हूँ। उसके बाद चैलेंजेस ऑफ डिजीज, और उसके बाद आता है कि न्यू चैलेंजेस। दुनिया के बकिया मुल्कों में यह सब हेडिंग है ही नहीं। देयर इज नो बर्डन ऑफ डिजीज इन सिविलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड। हमारे पास बर्डन ऑफ डिजीज है इस वक्त, जिससे हम जान नहीं छुड़ा सके पिछले 75 साल में। एग्जाम्पल, ट्यूबरकुलोसिस। दुनिया के बहुत बड़े हिस्से से, मेजोरिटी से ट्यूबरकुलोसिस खत्म हो गई है। पाकिस्तान में अभी भी ट्यूबरकुलोसिस है। शर्मनाक बात है। व्हाई शुड वी हैव दैट? टाइफाइड, अभी भी आजकल जो टाइफाइड होता है लोग उस पर मर जाते हैं। एक जमाना था कि टाइफाइड का मतलब डेथ था, वो बात खत्म हो गई। एंटीबायोटिक आ गई, टाइफाइड की छुट्टी हो गई। हमारे यहाँ टाइफाइड अभी भी है, इस वक्त भी लोग मर रहे हैं। HIV सारी दुनिया में खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। हमारे यहाँ बढ़ रहा है, फैल रहा है, और खास करके सिंध में HIV फैल रहा है। और जिसको HIV हो गई उसकी कुव्वत मुदाफत गई, और उसका दुख तारीख। रेस्पिरेटरी डिजीजेस, इन्वायरमेंट को हम इल्जाम दे सकते हैं कुछ, लेकिन अगेन बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज है, जो कि बर्डन है। हेपेटाइटिस B and C ये खत्म हो चुका है। ये हमारे यहाँ तोहफा रखा हुआ है, इसलिए कि हमें इसकी फिक्र ही नहीं है। वी डोंट केयर अबाउट। हेपेटाइटिस B and C का इलाज मौजूद है, सस्ता हो गया है, इंजेक्शन की जरूरत नहीं रही, टैबलेट पर है, तकरीबन फ्री में मिलता है। लेकिन अगेन ये डिजीज यहाँ क्यों है एज अ बर्डन? डायबिटीज हमारे यहाँ बढ़ रहा है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, पाकिस्तान पूरा 2-3 मुल्क में वो आता है जहाँ डायबिटीज और हाइपरटेंशन बढ़ रही है। 4 में 1 आदमी इस वक्त डायबिटीज है पाकिस्तान में, 3 में 1 आदमी इस वक्त ब्लड प्रेशर है। क्या ये एनवायरमेंट का तोहफा है? क्या ये गर्मी का तोहफा है? क्या ये सर्दी का तोहफा है? क्या ये तूफान का तोहफा है? ये हमारी कोताही है, हमारे मसले। और इन सब की वजह से किडनी फेलियर, डायलिसिस की, पहले डायलिसिस बहुत कम लोगों को होती थी, इस वक्त भरे पड़े। SIUT में 24 घंटे हजारों की तादाद में डायलिसिस रोज होती है। अखलौती जगह जहाँ फ्री में होती है, बाकी हर जगह पैसे खर्च करके होती है। अनफॉर्चुनेटली तालीम और हेल्थ आउट ऑफ पॉकेट हो गई है पाकिस्तान में। हमारे पास किसके पास इतने पैसे हैं जो 7,000 रुपए पर डायलिसिस खर्च करे, डिस्काउंट दे करके 4,000 8,000 रुपए हफ्ते? किस माई के लाल में हिम्मत है? गाड़ी वो बेचेगा, मोटरसाइकिल वो बेचेगा, मकान वो बेचेगा, डायलिसिस होगी। कितनी ऐसी जगह है। तो ये सब जो बर्डन ऑफ डिजीजेस हैं, इसका ताल्लुक यस एनवायरनमेंट से कुछ हो सकता है, लेकिन ये मैन मेड डिजास्टर है, और बाकी दुनिया ने इस पर जान छुड़ा ली है। ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड में हम इसको अपने पास रखे हुए हैं, बहुत अजीज रखे हुए हैं, और वजह उसकी ये है कि हमारे प्रायोरिटी में नहीं है। हम इसे नहीं जान छुड़ा सकते, चाहते ही नहीं। डिसीजन मेकर्स द्वारा उनके एजेंडे में ये नहीं है। हम इस बर्डन से छुटकारा पा करना ही नहीं चाहते। उसकी एग्जाम्पल दूं कि इसके लिए हमें हेल्थ में एजुकेशन में बजट चाहिए। बजट है लेकिन वो करप्शन नजर आता है, और वो तो बजट 1% ऑफ GDP से ज्यादा हेल्थ का बजट इस मुल्क में अब तक 70 साल में नहीं हुआ। 3 डिक्टेटर आए बहुत बड़े बड़े, और इतने सारे डेमोक्रेट आए, 3-3 दफा सब वजीर आजम बने, किसी ने हेल्थ का बजट नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया भाई? क्या ये बात समझ में नहीं आती उनको? यकीनन समझ में आती है, लेकिन उनके एजेंडे में नहीं है। एजुकेशन का बजट 2% GDP से आज तक नहीं बढ़ा। हाँ, पहले 1.2 होता था, बढ़ते बढ़ते 1.8 1.9 GDP है। जबकि तरक्की याफ्ता मुल्क का 6 to 7% ऑफ GDP हेल्थ में है। जिनके पास हेल्थ की सहूलत मौजूद है, वो अपने बजट का 6 to 7% खर्च करता है सेहत पर। इन्वायरमेंट तो बहुत बाद में हम लड़ाई झगड़ा करेंगे, उसको पूरा बड़ा बोलेंगे, लेकिन अपने तौर पर कुछ तो करो। वी आर नॉट डूइंग दैट।
बांग्लादेश का अपना हेल्थ का बजट बढ़ा दिया है, इंडिया ने बढ़ा दिया, 3.5% हो गया, बांग्लादेश का अबाउट 3% हो गया, हम उसी 0.91% बांट के हैं। क्यों? इसी वजह से बर्डन ऑफ डिजीज है। इसके अलावा फिर दूसरी जो हेडिंग है, जो कि अगेन हमारे मुल्क का तोहफा है, कि चैलेंजेस ऑफ डिजीजेस। बर्डन तो है हमारे सर पर, हमारे कंधों पर ये बर्डन रखा हुआ है, आपके कंधे पर रखा हुआ है। हर बच्चा जब पैदा होता है 2.5 लाख रुपए का मकरूज पैदा होता है, चाहे वो गरीब के घर पैदा हो, चाहे अमीर के घर पैदा हो। वो अल्लाह ताला की मर्जी कहाँ पैदा करता है। चैलेंजेस ऑफ डिजीज, डायरिया और हेपेटाइटिस ए। क्यों है? इसलिए कि साफ पानी मुयसर नहीं है। किसमें इतनी हिम्मत है किसी नल का पानी गिलास में लेके पी ले? इस शहर में 50 साल पहले लियानी में रहता था, अगरताज कॉलोनी में रहता था, नल से पानी पीता था। और मैं 8वीं क्लास में था, फिर डीजे गया, इस तरह से मेडिकल कॉलेज गया, हम नल से पानी पीते थे। 65 में मैं मलिर शिफ्ट हुआ, हम गरीब थे, एक कमरे के मकान में रहते थे। मलिर में शिफ्ट हुआ, वहां भी मैं नल का पानी पीता था। अभी भी मैं मलिर में हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं नल का पानी पीऊं, मलिर का या डिफेंस का या किसी भी मोहल्ले का अपना लेते। और उसकी वजह से डायरिया है, हेपेटाइटिस ए है, जस्ट बिकॉज पोल्यूटेड वाटर। कोई भी ऐसा, ये कितने लोग खरीद सकते हैं? और इस बेहुदा चीज की जरूरत क्या है? किसी दुनिया, अभी भी हम और जगह जाते हैं, नल से पानी निकाल के पी लेते हैं। हम इस शहर में पीते थे पानी, नल का पीते थे, लेकिन आगे नहीं पी सकते। और ये हेपेटाइटिस ए इसी का तोहफा है। उस पानी में सीवरेज की आमेजिश होती है। किसी भी नाले के पास से गुजरिए, उसमें से अच्छे पानी का पाइप जो क्रॉस कर रहा है, जो लीक कर रहा है, बहरहाल ये भी वैरायटी नहीं है। और इसकी वजह हजरत इंसान है, हमारे अपने भाई बंदे हैं, कोई अल्लाह ताला का कहर नहीं है, हमारे गुनाहों की सजा नहीं है। ये किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। मिजल्स अभी भी हमारे पास है एज ए चैलेंज। किसी भी पीडियाट्रिशियन के पास देख लिए, बच्चों की लाइन लगी हुई मिजल्स की, भैया तो ईपीआई है, वैक्सीनेशन खत्म, ये मिजल्स किस खाते में मिजल्स हो रहा है? अभी भी बच्चे मर रहे हैं मिजल्स में। अभी डेंगू अभी भी चल रहा है, लैब में जाकर टेस्ट अभी भी हो रहे हैं, डेंगू फीवर चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। ये चैलेंज अभी भी हमारे सर पर सवार है। क्या ये एनवायरमेंट से इसका वास्ता है? इसके अलावा और भी 2-4 मसले मसाइल हैं, जैसे कि कॉन्गो वायरस। इस किस्म की एनवायरनमेंट को बगैर ब्लेम किए हुए जो डिजीज है, पानी की वजह से, साफ पानी नहीं है, सीवरेज की मिक्सिंग है, और हमारे अपने करतूत कि हम सफाई से दूर रहते हैं, अपने सीवरेज से ख्याल नहीं करते। तो ये सब मिल मिलाकर के चैलेंज ऑफ डिजीज के तौर पर है, जो हम डॉक्टर इस वक्त देख रहे हैं कि एक बर्डन चल रहा है, फिर चैलेंज, उसके बाद से और ऑन टॉप ऑफ इट सारी दुनिया की तरह और हमारे की तरह एक न्यू चैलेंजेस आ गए। इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल इस वक्त कोरोना है। कोरोना सारी दुनिया में आया, बड़ी हम बात हुई, हमारे यहाँ भी हुई, बहरहाल। लेकिन उसके अलावा कुछ और चैलेंजेस हैं जिसको आप जरा गौर से सुनिएगा। इस वक्त इस कमरे में कितने लोग हैं जिनके मुंह में छालिया है और गुटखा है और मावा है? गारंटीड कैंसर, गारंटीड कैंसर जिसके मुंह में है, और कैंसर की तादाद बढ़ती जा रही है। कल ही मैंने प्रोफेसर इकबाल को एक बंदे को दिया कि यार उसका अर्ली स्टेज कैंसर लग रहा है, औरंगी में रहता है, अपॉइंटमेंट दिलाया, और उसने कहा कि हाँ भाई अर्ली स्टेज है, जल्दी से कर दो, अभी कमिंग थर्सडे को उसका ऑपरेशन हो जाएगा। नहीं, सैटरडे को उन्होंने ऑपरेशन डेट, थर्सडे को डेट की मिली। तो ये क्या एनवायरमेंट से इसका वास्ता है कि हम मुंह में गुटखा लेके घूमते हैं, बाबा लेके घूमते हैं, पानी खाते हैं। सिगरेट पीने से कैंसर होता है, फेफड़ों में होता है, ये होता है, वो होता है, दस मिल जाता है। लेकिन ये कौन सा एक अजाब है जो कि हम बढ़ते जा रहे हैं?
और आप बाहर निकल के देखिए, एवरी थर्ड फोर्थ पर्सन ऑफ द लो इनकम ग्रुप, जितना जितना गरीब उतना वो ज्यादा गुटखा और मावा लेता है। एक गांव यहाँ रेडीकोट समुद्र के किनारे, बहुत ही गरीब, मेरे ख्याल पाकिस्तान का गरीब तरीन गाँव है। उस गांव को हम लोगों ने गोद लिया हुआ है वहाँ के ऑटो शेयर के हवाले से। वहाँ जाइए, छोटा बच्चा भी मुंह में गुटखा लेकर घूम रहा है और 100% लोगों के मुंह में गुटखा और मावा है। एंड दे आर ऑल गॉन। वो बच्चा तो 14-15 साल तक पहुंचेगा नहीं उम्र, इसलिए उससे पहले कैंसर हो चुका होगा उसको। 100% गारंटीड है बाई गुटखा और ऑल दिस थिंग्स। अगर किसी के मुंह में इस वक्त है, तौबा कीजिए अल्लाह ताला से और एनवायरनमेंट को इल्जाम मत दीजिएगा क्योंकि आपके मुंह में गुटखा है। औरतें भी खाती हैं 100%। एवरी फीमेल हैज गॉट गुटखा इन हर माउथ और उसके साथ 5-6 बच्चे हैं, हर बच्चे के मुंह में थोड़ा थोड़ा है और बस तो एडिक्टेड है उसकी। हॉरिबल थिंग्स। गारंटीड कैंसर है मुंह का और गले का। न्यू चैलेंजेस में कोरोना आया और चला गया, बहरहाल अभी थोड़ा बहुत है, लेकिन चूंकि 2-3 दफा हुआ लोगों को तो हमारे रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। इसमें उसके बारे में हमें बहुत सारी बातें पता लगी, लोग मर गए, जी गए। उसके बाद पता लगा साहब की मुख्तलिफ ऑर्गन को अफेक्ट करता है। ये न्यू चैलेंज है जो हर 100-50 साल बाद एक आता है, जिसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं, जिसको हम अल्लाह ताला का कहर बोलते हैं, गुनाहों की सजा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, अवेलेबल है। और इन न्यू चैलेंजेस में अब आता है पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट। पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट यकीनन न्यू चैलेंजेस हैं। आज से 50 साल पहले इतनी पोल्यूशन नहीं थी, तो ये किसने पैदा की पोल्यूशन? क्या अल्लाह ताला के हरे फरिश्तों ने किया, या ब्लू फरिश्ते ने किया, या लाल फरिश्ते ने किया? ये भी यकीनन है। यकीनन कुछ एनवायरनमेंट चेंजेस हो रहे हैं जो हर सैकड़ों साल बाद 150 साल होते हैं, लेकिन ये इसका भी हम गुप्त देते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हुआ है। और इंडस्ट्रियल वर्ल्ड जो है उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद नहीं की हैं, उनके सारे फैक्ट्री चल रही है थोड़ा बहुत, लेकिन हम तो अभी शुरू के स्टेज में अभी हम कोयले को इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयला निकाल भी रहे हैं। सरकार में 1, 2, 3 कोयले की कान है जो मैं अभी पिछले हफ्ते भी देख कर आया हूँ, और हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, उस कोयले से बिजली बनाने हैं। बिजली बना करके इस्लामाबाद भेज देते हैं और सरकार में दे रहा है, वो अलग बात है। लेकिन अगेन ये एनवायरनमेंट जो खराब हुआ है, पोल्यूशन है, ये कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। कूड़ों का ढेर हमारे शहर में है, हम इतनी तौफीक नहीं है कि हम कूड़े को साफ करें। हम इतने बेशरम बेगैरत हैं कि हम चाइनीज लोगों को ठेका दिया है कि वो कूड़ा साफ करें हमारी गलियों का। इससे खराब गंदी बुरा बात क्या हो सकती है कि हम कूड़ा पैदा करें और उसको चाइनीज आए, और वो जाहिर बात है वो डॉलर में साफ करता है, वो रुपयों में साफ नहीं करता है, और वो भी हमारे अपने बंदों में साफ करा रहा है। जो कि हमारे एक दोस्त हैं, वो डॉन में भी लिखते रहते हैं, वो कहते हैं ऑफिशियली उसकी तनख्वाह 25,000 रुपये महीने है, उसको मिलती है 18,000 महीने। जितने जो साफ करने वाले हैं वो उनका हमारे को बताते हैं, और ऑफिशियल मिनिमम तनख्वाह 35,000 है, 25,000 उसे देना चाहिए, 18,000 दे रहे हैं, वो बेचारा साफ करता रहता है। और अल्टीमेटली 1, 2, 3 5 स्टेज से गुजरने के बाद बहुत बड़ा ठेकेदार कोई चाइना से आया है, लेकिन सारे हमारे अपने बंदे हैं, करप्शन ये वो लेना देना, पूरा साफ नहीं हो रहा है, सारे गटर को बन रहे हैं। आप किसी भी चले जाइए, मैं गांधी रोड जाता हूँ अपने चैरिटेबल हॉस्पिटल में, कोरकी रोड से गुजरता हूँ, वो उबल रहा है, और वहाँ बड़ी बड़ी मल्टी बिलियनर फैक्ट्रीज हैं। बहरहाल तो पोल्यूशन के हवाले से नेचर को इल्जाम यकीनन देंगे। बड़े बड़े तूफान, जब ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश नहीं था, तो यहाँ हर 2-4 महीने में हंगामा होता था कि ये तूफान आया, वहाँ तूफान आया, और बांग्लादेश और चिटगांव में कहाँ तूफान आया, और उस वक्त भी आता था, अभी भी आता है। मुझे याद है कि उस जमाने में बड़ा हंगामा होता था, अभी भी होता है, और यकीनन ज़्यादा हो गई, बढ़ गई। और लेकिन यकीनन इन्वायरमेंट की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन उस तरफ तवज्जो भी देनी चाहिए हमें। लेकिन ये जो बर्डन ऑफ डिजीज, चैलेंज ऑफ डिजीज और अपने करतूत जो हम कर रहे हैं, अगर पहली फुर्सत में
क्योंकि अब शोर वो मचा है जो इन सब चीजों को ठीक कर चुका है, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं, सिविलाइज वर्ल्ड कहते हैं, और इवन साउथ एशिया के बहुत सारे मुल्क इन मुसीबतों से अपने को निजात दिला चुके हैं। हम अब तक पोलियो से जान नहीं छुड़ा सके और न छुड़ाना चाहते हैं। आज भी अखबार में है पोलियो का हफ्ता हो रहा है, हफ्ता मना रहे हैं, और ये वो बहुत बड़ा मजाक है कि कभी पोलियो का हफ्ता होता है, कभी फैमिली प्लानिंग का हफ्ता होता है, कभी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वर्टिकल होता है। ये वर्टिकल प्रोग्राम पैसा बनाने का धंधा, हमारे अपने लोग 15-20 लाख रुपए महीने तनख्वाह लेते हैं, अच्छी सी गाड़ी में घूमते हैं, और वो पोलियो को उन्होंने कहा कि हम 2-4 महीने में एक दफा आया करेंगे, एक हफ्ता के लिए तुम होशियार हो जाओ, पोलियो का वायरस कहीं छुप जाता है एक हफ्ते के लिए, उसके बाद फिर निकल आता है, सारे बच्चों को पोलियो में मुब्तला करता है, और सबकी नौकरी चल रही है क्योंकि ये वेस्टर्न स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट है। ये हमें इतनी तौफीक नहीं है कि उनको हम लानत भेजें और बोले कि मियां पोलियो हम खुद दोस्त करेंगे जो बाकी दुनिया ने किया। हमारे सारे पड़ोसियों ने कर किया, सवाल पर दुनिया के 2 मुल्कों में है, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में पोलियो, और पोलियो का जो डिजीज शुदा बंदे को देखे कितना अफसोस होता है कि इसके हाथ पांव ऐसे हो गए, और हम चाहते हैं इस तरह से और भी बहुत सारे फैमिली प्लानिंग। हम दुनिया में इस वक्त हमारी पैदाइशी जो ग्रोथ रेट है 3.5% है, किसी भी साउथ एशिया की इतनी नहीं है, हम सबसे आगे, इसलिए कि बहुत बड़े उस पर हफ्ता मनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं उसमें। तो अगेन ये मैन मेड डिजास्टर है, और इसके साथ अगर हम पोल्यूशन को हवाले से कुछ डिजीज को देखना चाहते हैं तो यकीनन पोल्यूशन बढ़ रही है, और उसकी भी 4-5-6 किस्म की जो है कि एयर पोल्यूशन बोले, वाटर पोल्यूशन बोले, फूड पोल्यूशन, टेम्परेचर जो कि इस वक्त हीट है, जैसे कि अभी शहर है, अब जितने शहर हैं एकदम बगैर किसी प्लानिंग के एक जंगल बन गया है, कंक्रीट जंगल हो, दरख्त पौधे सबकी छुट्टी हो गई, और ये कंक्रीट जंगल सारी दुनिया का ही है कि दिन में हीट रिसीव करता है, गर्म होता है, रात में हीट रिलीज करता है, तो फिर उसके बाद असरात हैं, और प्लस उस हीटेड कमरे में सोने के लिए फिर एसी चलाइए और तो दूसरे और सी पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, हम कुछ मुल्कों की तरह हैं जो कि अपने पानी को, जो कि अल्लाह ताला की नेमत है, साफ शफाफ पानी को जहाँ से शुरू होता है दरिया सिंध पहाड़ों से, हम वो लोग हैं जो उधर ही से गंदा करना शुरू करते हैं। नॉर्थ आप सब लोग जाए या अगर नहीं गए हैं तो वहीं उस जो दरिया शुरू हुआ है, ग्लेशियर का पानी है, उसमें उस इलाके के जितने शहर हैं वो अपना गंदा पानी, सीवेज के पानी उसमें डाल देते हैं। ना यकीन हो तो जाके देख लीजिए। और ये सिलसिला शुरू होता है तो कराची तक है, लाहौर का सारा गंदा पानी उसी दरिया में जाता है, यहाँ पे, और वी आर वेरी गुड इन इट। हम अपने पानी को जो साफ शफाफ अल्लाह ताला और नेचर ने अदा किया, हम उसको शुरू से गंदा करते हैं। दिस इज नोन एज मास सुसाइड। और सिंध में एक लाड़काना के पास एक राइस कनाल है जिसका पानी खेतों में जाता है, उसमें डंके की चोट पर सारे नाले उसमें गिरते हैं, और वो सारे शहर का जो कि सूरज का पानी, गटर का पानी उसको बोलते हैं, बगैर किसी ट्रीटमेंट के। इस दरिया सिंध से गंदा पानी कहीं नहीं है। हाँ, गंगा जमुना भी है, उसमें मुर्दे भी तैरते पाए जाते हैं, इसलिए कि वहां आग लगा करके उसको मुर्दे को ही वो पानी पीते हैं। तो वो दुनिया का सबसे पोल्यूटेड दरिया है, और हमारा दरिया सिंध भी उससे कम नहीं है, इसलिए कि जितने शहर रास्ते में आते हैं सब अपना पोल्यूशन पानी उस दरिया में डाल देते हैं, और वो दरिया कराची के पास आकर के ये समुद्र में मिलता है डिफेंस के पास, और उसके बाद फिर उस इलाके के समुद्र में यहाँ से लेकर के बलूचिस्तान तक फैल जाता है, और उसके किनारे हॉट स्प्रिंग्स हैं, स्वीट में हम नहाते हैं, बड़े खुश होते हैं इन दैट पोल्यूटेड वाटर, जिसमें के हर किस्म के बैक्टीरिया वायरस मौजूद है। इसलिए कि 11 नाले जिसमें के एक बड़ा खूबसूरत नाम है नहर खयाम। एक नाले का नाम इन जालिमों ने
नहर खयाम रख दिया। खयाम साहब भी बड़े परेशान क्लिफ्टन पर। तो मेरा शुक्र है कि वो जारी नदी को और मलिन नदी को उन्होंने किसी शायराना नाम नहीं दिया, बहरहाल इसका नहर खयाम कर दिया। बहरहाल सारे नाले गंदे पानी के ये सब समुद्र में जा रहे हैं। एंड वी हैव गॉट हाईएस्ट पोल्यूटेड सी। और सितम दरफी देखिए, कुछ समुद्र के किनारे बड़े बड़े महंगे 20-20 करोड़ के फ्लैट तैयार हो रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट में लिखा होता है कि आपका अपना सी शोर, उस गंदे पानी में कौन नहाएगा जाए, क्योंकि वो नाले के बाजू में डिफेंस में जस्ट उसके एडजेसेंट है, इंतहाई गंदा। और जिस मुकाम से शामिल हो रहा है वहाँ डीएचए क्लब है, पता नहीं क्या क्या क्लब मौजूद है उधर, वो कीचड़ों का बदबूदार इलाका है और हम भी काम में लगे। तो 11 नाले समुद्र में आते हैं तो वी हैव पोल्यूटेड आवर, और उसमें जो मछलियां होती हैं फॉर माइल्स एंड माइल्स, वो सब हेवी मेटल के शिकार हैं। क्रैब भूल के भी नहीं खाइए इस इलाके का। कराची यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट हो चुके हैं इसमें के आर्सेनिक है और उसमें हेवी मेटल्स हैं, और हेवी मेटल खाने का मतलब ये कि गुर्दे की क्षति है, गुर्दा बैक ऑफ करता है। तो जितने इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं कराची के, और सबसे खौफनाक इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये चमड़े की फैक्ट्री वाला टेंडरीज में ऐसे पॉइजन से साफ करते हैं उसको, जाके किसी दिन देख भी नहीं। ये सब कचरा केमिकल सब समुद्र में डायरेक्ट जा रहा है, सवाए 2 फैक्ट्री के। किसी के पास ये प्लांट नहीं है जिसको के पानी को ठीक करके भेज, ना शेरशाह के इंडस्ट्रियल एरिया में है और ना इधर है। ये बदनसीबी नहीं तो क्या है, अपने हाथ में। तो हम अपने एनवायरनमेंट को खुद अपने हाथों तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, पानी को पोल्यूट कर रहे हैं, समुद्र को पोल्यूट कर रहे हैं। दरिया सिंध कभी अच्छा सा होता होगा, उसको पोल्यूट कर करके बेड़ा गर्क किया हुआ। उसमें दरिया सिंध की मछली कौन जालिम खाएगा, जिसमें के ऊपर से लेकर नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान से लेकर नीचे तक उसमें हर शहर वाला अपना फुजला उसमें फेंक रहा है। कभी इस इलाके में जाए, अपनी आंखों से देखिए, मैं सैकड़ों दफा देख चुका हूँ। और फिर आप जरा 2 कदम आगे बढ़ते हैं, उस पानी को डायरेक्टली ऐसे जानवर पी रहे हैं और इंसान भी पी रहा है। पिछले हफ्ते मैं थरपारकर गया था, बदीन के रास्ते, नहर बहुत सारी है, वहाँ थोड़ी देर रुके थे। उस नहर से डायरेक्ट पानी निकाल करके बहुत सारी फैमिली बैठी थी उधर, वो कुत्ता भी पी रहा था, उसकी बकरी भी पी रही थी और बच्चे भी पी रहे थे। डायरेक्ट उस बर्तन से और किनार से हमारे सामने निकाला। तो इस बच्चे को या इस भेड़ बकरी को वाटर बॉर्न डिजीज नहीं होगा तो क्या नहीं होगा। उसमें तो सारी जहां की पॉल्यूशन है, और ये सैकड़ों हजारों लोग उस पानी को डायरेक्ट पीते हैं। भूल जाइए कि बॉयल करना है या क्लोरीन डालनी है या ये करना है वो करना है, शहर कराची में अवेलेबल नहीं है। तो ये पॉल्यूशन हमारे अपने हाथ से पैदा किया हुआ है। और फिर अगर कुदरती आफात अगर आते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ मोस्ट डैमेज होता है। अभी बहुत सारे तूफान वगैरह, कुदरती आफात, सैलाब आए ऑर्गेनाइज वर्ल्ड में, पैसों वाले मुल्क में, फर्स्ट वर्ल्ड में, तो वहाँ डैमेज बहुत सारा हुआ और मिनिमम अमवात हुई। यहाँ जो सैलाब आया था अब तक पानी खड़ा हुआ है उसका, और वहाँ लोगों के घर बह गए, अब तक टूटे घर हैं। वहाँ उसी पानी में वो रह भी रहे हैं। हम लोग कैंपिंग के लिए गए तो शाम को इतने मच्छर के खड़ा होना मुश्किल, वो बेचारे उसमें सोते हैं, बैठते हैं। और सबकी स्किन पर मुसलसल निशान है मच्छर काटने की या कीड़े मकोड़ों काटने की। तो उन बेचारों को डिजीज नहीं होगी, मसला क्या होगा। ये जो नेचुरल डिजास्टर अगर आया सैलाब की शक्ल में, डिजीज की शक्ल में, पोल्यूटेड पानी की शक्ल में, या डिजास्टर के मकान बह गए, टूट गए, तो उनको तो समझा दिया गया कि तुम्हारे गुनाहों की सजा है ये। लेकिन अगेन एक पूरे गाँव शहर के शहर हजारों लोग तबाह और बर्बाद। तो यकीनन ये तूफानों की तादाद बढ़ गई है। यकीनन मौसम की तब्दीली की वजह से बहुत सारे मौसमी असरात हैं और सैलाब बढ़ गए हैं। लेकिन इसको सबसे ज्यादा
भुगतने वाली बात है, ये डैमेज है, ये थर्ड वर्ल्ड और पाकिस्तान, हम लोग इसी कोस्टल में और भी मुल्क हैं इसमें। अभी 1-2 हफ्ता पहले और बांग्लादेश में तूफान आया, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे थे। आगे यस, इन्वायरमेंट की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल हैं शहर में भी और शहर के बाहर भी, और हम लोग शहर में रहते हैं तो हम यहाँ आता है, लेकिन हमारे अपने पैदा किए हुए इन्वायरमेंट मसले बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू के नेचर की वजह से। इस पर बहुत ज़रूरत है कि हमें आगाही हो, हम इस बात को समझें और हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं। हर किस्म के एयर पॉल्यूशन, जो स्मोक है, धुआं, कराची तो चलिए खुशनसीब है कि हम वेस्ट की हवा चलती है तो धुआं निकल जाता है, लेकिन लाहौर में हर वक्त धुआं सस्पेंडेड रहता है, पेशावर में सस्पेंडेड रहता है, हैदराबाद में सस्पेंडेड रहता है, तो वहाँ की सांस में पता लगता है कि ये महसूस होता है, और वहाँ यकीनन चेस्ट की बीमारी बहुत ज़्यादा है। एक और बात जो मैं बताना भूल गया, पाकिस्तान में 1 to 1.5% लोग आंखों से माजूर हैं। 24 करोड़ लोग हैं, इसमें अगर 1% भी लगा दें आप तो उनको बीनाई से महरूम है। ये बर्डन ऑफ डिजीज है, और ये बाकी मुल्कों में क्यों नहीं है, हमारे पास क्यों है? हमारे पास अंधों की तादाद क्यों बढ़ी हुई है? यकीनन इसके भी वजूहात होगी, हम ये तो नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला का कहर है। तो इस किस्म की डिजीज, ज़्यादातर डिजीज मैन मेड है, उसके लिए आगाही की ज़रूरत है और उसके लिए सेल्फ करेक्शन की ज़रूरत है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। और स्टार्टिंग फ्रॉम द वाटर, हाफ ऑफ द डिजीज इज फ्रॉम द पोल्यूटेड वाटर। पोल्यूटेड वाटर का मसला का हल ये नहीं है, ये तो कुछ और चक्कर है, इसमें भी बहुत सारे पोल्यूटेड वाटर। बेसिकली यह है कि सिंपल बॉइलिंग या क्लोरीन। अब इतबार में आज फिर मैंने खबर पढ़ी कि निगेरिया की वजह से, अमीबा की वजह से फिर एक जवान आदमी मर गया। अब ये अगेन अपनी जाहिलियत का अजीम मुजाहरा है। हर शख्स का पैदाइशी हक है कि उसको क्लोरीनेटेड पानी मिले पीने के लिए और इस्तेमाल के लिए, कुल्ली करने के लिए, वुज़ू करने के लिए, किसके लिए। हमारे पानी में किसी भी घर के किसी भी पानी में नल का पानी हो तो गंदा होता है, और क्लोरीन ये डालना तो छोड़ जाए, यानी कि बजट नहीं है, क्लोरीन के पैसे ये खा जाते हैं। मैं गया था उधर पता करने, तो अच्छा क्लोरीन इंतहाई सस्ती पाउडर है, टैबलेट है, पाउडर है, ग्रेन्यूल्स है, सारे स्विमिंग पूलों में क्लोरीन डाली जाती है इसलिए कि निजेरिया से जात हो। लेकिन बाकी पानी में तो आपके पानी की टंकी है, इसमें जरूर क्लोरीन डालें, कोई महंगी चीज नहीं है। 10-20 रुपए की क्लोरीन बहुत काफी है, रोज थोड़ा डालते हैं, क्योंकि एवरी वाटर, चाहे टैंकर से आए चाहे नल से आए, इसमें खौफनाक चीजें हैं। क्लोरीन इंतहाई सस्ती चीज है, जुड़िया बाजार में मिलती है, मैं वहां से लेता हूँ। अपनी पानी में टंकी में डालिए, इसलिए कि उसमें अच्छी बात यह है कि इंतहाई सस्ते तरीके से सारे वायरस, सारे फंगस और सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, इंक्लूडिंग HIV, हेपेटाइटिस C, A, B सब। तो इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है, और महंगी भी नहीं है। सितम ज़रूरी यह है कि जो पानी हमें सप्लाई होता है, इसमें क्लोरीन, जब हम लोग मेडिकल स्टूडेंट थे, यहाँ प्लांट लगा हुआ था ये कारसाज के नज़दीक और घरों में, तो वहाँ क्लोरीन डाला जाता था। उस जमाने में गैस होती थी, आजकल तो पाउडर भी है, ग्रेन्यूल भी है। तो आप लोगों को टेक होम मैसेज मैं एक देना चाहता हूँ कि क्लोरीन अपने पानी में, चाहे वो सब्जी धोने के लिए हो, चाहे वो पीने के लिए हो, चाहे वो नहाने के लिए हो, चाहे वो कुल्ली करने के लिए हो, हर पानी में क्लोरीन इज अ मस्ट। और उसकी पहचान यह है कि आपको जब मुंह मिले तो महसूस हो कि देयर इज समथिंग, कुछ गड़बड़ है, बदबू आ रही है क्लोरीन की, बस मामला होता है। उतना होना चाहिए, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, क्योंकि थोड़ी देर में क्लोरीन हवा में उड़ जाती है। इसलिए जो पानी इस्तेमाल करें, इसलिए करना चाहिए। ये जो निगेरिया आजकल जो अमीबा, ब्रेन ईटिंग अमीबा जो इस पर पढ़ लेंगे आप है, इसका इलाज नहीं है। और ये कुल्ली से जा सकता है, नाक से जा सकता है, नहाने के दौरान जा सकता है,
पानी के रास्ते, और स्विमिंग में जाता है। और ये इंतहाई सस्ता पाउडर है। सूरी गार्डन, जोड़ी बाजार, वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, मैं वहीं से जाकर लाता हूँ। और ये 100-150 रुपए किलो के हिसाब से है, समथिंग लाइक दैट। और 1 चमची पानी मिला के बस, तो सारे बैक्टीरिया मर गए, सारे वायरस मर गए, सारे फंगस मर गए, गारंटीड। और ये सारी दुनिया में बहुत मजेदार बात ये है, अमेरिका में नल में जाता हूँ अपने रिश्तेदारों के पास, तो नल से पानी पीता हूँ तो उसमें साफ बू आती है, क्लोरीन की बू आती है, और खुशी खुशी पीते हैं, या थोड़ी देर उसको बाहर छोड़ देते हैं, तो क्लोरीन हवा मुड़ जाती है। तो अपने पानी में आधी बीमारी, पेट की बीमारी, आधी बीमारी से जान छूट जाएगी। और बहुत अगर बुरा लगता है तो क्लोरीन बाल्टी में पानी डाल दीजिए, क्लोरीन के बॉयल करने की जरूरत नहीं है, और फिल्टर कर ले तो फिर आपकी मर्जी। और उसके बाद अगर बू आ रही है तो उसको क्लोरीन डालें, उसको 1-2 घंटे छोड़ दीजिए, वो हवा मुड़ जाती है क्लोरीन, इस पानी को इस्तेमाल कर लें, यू नो इट कि इसमें क्लोरीन था है। और उसमें से ये चले, तो अगर ये इस्तेमाल, ये अगर आज का टेक होम मैसेज सादा, सिंपल है, महंगा है, और इस पानी से आपकी जान छूटेगी, इसकी जरूरत ही नहीं। ये तो खैर दूसरा मतलब है। इस तरह से अपने पैदा करदा, अब मोहल्ले में जो कूड़े के ढेर को आग लगाया जाते हैं, इससे बेहुदा बात, इससे खराब बात कुछ हो सकती ही नहीं। इससे बड़ा पॉल्यूशन उस धुएं में सारे कैंसर के एजेंट हैं, उसमें हर वो चीज जल रही है जिसके धुएं में सिगरेट से ज्यादा खौफनाक केमिकल्स हैं। डोंट लेट इट हैपन, ना होने दे, मारे पकड़ पिटाई करने उसकी जो ये काम करता है, इसलिए कि वो खुद भी गंदी सांस ले रहा है, कैंसर वाले सांस ले रहा है, सारे मोहल्ले वालों को ये कूड़े का धुआं जो होता है ये सब कुछ मिला रहा है, इस कैंसर पक्का। इस तरह से मतलब कि हमारे सारे समुद्र पॉल्यूटेड हैं। अगर वहाँ समुद्र में स्विमिंग कर रहे हैं तो होशियारी से करें, या कराची से जितना दूर करें उतना अच्छा है। इसलिए कि ये जो 11 नाले हैं, इंक्लूडिंग नहर खयाम, ये सब गंदे हैं, इसमें केमिकल्स हैं, इसमें फैक्ट्री के केमिकल्स हैं जो शेरशाह वाली फैक्ट्री से हैं, इसमें औरंगी की फैक्ट्रियों से हैं, और मतलब ये दो ही 4 मुल्कों में होगा। अगेन इसके लिए हम किसको इल्जाम दें? अल्लाह ताला की तरफ से, नेचर की तरफ से इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, यकीनन खौफनाक हैं, और उसके लिए हमें होशियार रहना चाहिए, डैमेज कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन हम तो उससे पहले ही अपने मैन मेड डिजास्टर में फंसे रहे। थैंक यू वेरी मच। किसी में कोई सवाल हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने बहुत अहम नुकात जो है वो हम लोगों को बताया कि किस तरह हम अपनी सेहत को, अपने शहर को, अपने माहौल को बेहतर कर सकते हैं। और हम इंसानों ने बहुत से मसाइल खुद पैदा किए अपनी सेहत के हवाले से। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आज के टॉपिक के हवाले से अगर आपके जहन में कोई सवाल है, इस गुफ्तगू के दौरान अगर आपने कुछ महसूस किया है कि आपको ये चीज़ पूछनी चाहिए, तो अपना नाम, अपने इंस्टीट्यूट का नाम या अपने इलाके का नाम बता के ज़रूर बात करें। तो जी सवाल मेरा ये, आपको माइक दिया जाता है अभी। सर सवाल ये है मेरा कि जैसे आपने कहा कि गंदे नालों में से और गंदे घरों में पानी आ रहा है, उसी में से जानवर भी पी रहे हैं, परिंदे भी पी रहे हैं और इंसान भी पी रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि मर कोई क्या वजह है? क्या बात पक्के हो गए? अच्छा, ये स्टेटमेंट आपने दिया है, तो क्या आपसे ख्याल है कि मरने वाला आपसे सलाह दे पहले कि मैं मुझे मरने का मूड है?
ये आपको राह चलते कितने मतलब के इंसान तो खैर मर ही रहा है, सिविल अस्पताल, जिला अस्पताल, और वहाँ आके देख लीजिए पीआर में, इमरजेंसी रूम में ऐसे बहुत सारे हैं जो कि यंग लोग हैं। अफसोस होता है कि ये और ये जो SIUT में देख लीजिए, गुर्दे के फेलियर में जो इस वक्त यंग पॉपुलेशन है, और किडनी सेंटर में जा देख ले, वहाँ जिसके पास पैसा है वो वहाँ जाता है, और फिर दिल एरिया में एक और है। तो गुर्दे का फेलियर इस वक्त बहुत आम है इस वक्त। और बाकी तो मैं तो देखता हूँ ये जो बेचारे जो चरम परिंद हैं, ये भी आप हर कुछ दिन बाद मुझे फुटपाथ पर इधर मरे हुए मिलते हैं, कौवा या जानवर या गली का कुत्ता, ये किस्म के, और इनको कोई मरने का शौक तो नहीं था, यकीनन किसी वजह से मरे और अपनी तबाही उम्र के बाद नहीं मरे। तो जो मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। मैंने तो खास करके कुछ मोर्टेलिटी रेट आपको भी बताई है कि आप लोग खौफजदा ना हो जाए, अगेन मौका मिल गया तो बता देता हूँ। हमारे पास मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है अफगानिस्तान के बाद। हर वो औरत जो प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी अल्लाह ताला का तोहफा है, नेचर का तोहफा है। वाई शुड शी डाई? हमारे यहाँ 374 खातून प्रेगनेंसी के दौरान इसलिए मर जाती हैं कि प्रेग्नेंट है, किसी डिजीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और बाकी दुनिया में 2 या 3 है या मैक्सिमम 4 होगी। स्वीडन की 0 to 1 है। वाई शुड दे डाई? हमारे यहाँ 250-300 ये ऑफिशियल फिगर है, इसलिए फिर मर जाती है, इसलिए कि सहूलत अवेलेबल नहीं है। अभी कोई वार्ड में हम लोग चैरिटी अस्पताल चलाते हैं, वहाँ जो खातून आती है, शहर में है, लांडी की बात कर रहा हूँ, वहाँ जो प्रेग्नेंट खातून आती है उसका हेमोग्लोबिन 7, 6.5, 7, 7.25 प्रेग्नेंट, और बाय द टाइम वो 9 महीने उसके पूरे होंगे उसका अपना हेमोग्लोबिन 5 पहुंच चुका होगा। वो बच्चा क्या नशोनुमा होगी उसकी। तो ये औरत तो मर जाती है डिलीवरी के दौरान। और अगर वो गांव में या किसी घर में डिलीवरी हो, जो 80% डिलीवरी हमारे घरों में होती है, तो मर जाती है, लोग जान दफन कर देते हैं उसको, का मन तो कहते हैं तो खास बात ही नहीं है। व्हाई शुड ए लेडी डाई इन प्रेगनेंसी, जो कि एक अच्छी बात है। इस तरह से फर्स्ट 4 वीक न्यूनेट की डेथ, 1000 न्यूनेट में से 85 मर जाते हैं, इसलिए कि उनको दवा अवेलेबल नहीं या उनको इस किस्म के चक्करों में फंस गए। 5 साल तक हमारे 1000 में से 65 बच्चे, 1000 बच्चों में से 65 बच्चे 5 साल की उम्र नहीं पहुंच सकते, इसलिए कि रास्ते में जब 5 साल तक पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं। हर पीडियाट्रिशियन जानता है इस बात को। तो ये जो यंग जनरेशन है, ये हमारा फ्यूचर है, और वो रास्ते ही में मर जाते हैं। 5 साल की उम्र नहीं पहुंच पाया, उसके बाद और बड़ी उम्र की स्टेटिस्टिक्स भी इसी किस्म की है। तो साउथ एशिया में हमारी फैक्ट फिगर सबसे शर्मनाक है। श्रीलंका में प्रेगनेंसी में 8 या 9 औरतें मरती हैं, इसलिए कि वहाँ घरों में डिलीवरी नहीं होती है, किसी मेटर्निटी होम में या मिडवाइफ कराती है। बाकी जो बांग्लादेश है, इंडिया है, ये सब हमसे बेहतर है। सबसे खौफनाक हमारे पास है। तो इसकी कोई वजूहत होंगी ना, यकीनन। तो सारे फैक्ट फिगर अब देखिए, 24 करोड़ की पॉपुलेशन में 1 से 1.5% लोग अंधे हैं। अभी हम सब आंखों वाले यहाँ बैठे हैं, हम बहुत ही खुशनसीब हैं। जिस मुल्क में 24 करोड़ में से 1% ब्लाइंड हो, उसका मुस्तकबिल आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ बच्चे मर जाते हैं, जहाँ औरतें मर जाते हो प्रेगनेंसी में, तो यकीनन तो वजूहत होगी। और वजह साफ जाहिर है कि हेल्थ और एजुकेशन हमारे करता धरता लोगों की प्रायोरिटी में नहीं है, कभी नहीं थी, पिछले 74 साल में नहीं थी। इसलिए कि जब हम देखते हैं कि इसके लिए क्या किया गया, तो ना किसी डिक्टेटर ने किया जो 9-9, 10-10 साल हुकूमत की, और ना इन लोगों ने किया जो जमहूरियत के अलाम बरदार हैं और 3-3 दफा वज़ीर आज़म बने। तो whom to go, where to go वाली बात है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम खुद होशियार हो जाएं और इन सब चीजों से अपनी सेहत का ख्याल रखें, और इस किस्म की जो उल्टी सीधी हरकतें ना करें जो हम सेहत को अपने हाथों खराब कर रहे हैं। दिन दोनों से मास सुसाइड, हम सब मिल करके सुसाइड कर रहे हैं हर लिहाज से, गंदा पानी पी करके, फूड पोल्यूशन। अब जैसे कि एनवायरनमेंट के हिसाब से इस वक्त फूड इनसिक्योरिटी हो रही है। जो
कॉन्टिनेंट का जो हिस्सा, जो सारे इलाके को खुराक पैदा करता था, खिलाता था, अब खुद खुराक के मामले में इसको फंस गया है कि हमें खुराक मंगानी पड़ती। यकीनन उसी कुछ वजूहत होगी। थैंक यू। जी, कोई और तो आप मेरा नाम हमजा है, मैं SSUET का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से माहौलियाती तब्दीली के दौरान इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 2012 और 2010 के बाद से, इसके ऊपर कुछ बात करना चाहें डॉक्टर साहब। और इसी के साथ साथ जिस तरह से वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई क्रॉप्स के लिए, वही क्रॉप्स, वही इलाके, वही सिटीज़ जिस तरह पहले थे अभी भी मौजूद हैं, मगर उन सिटीज़ और उन क्रॉप्स के ऊपर वाटर की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होने की क्या वजूहत है? यानी आपको कहाँ से गलतफहमी हो गई कि वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है फसल के लिए? कहीं पढ़ा आपने? सर मेरी रिसर्च थीसिस है। हाँ, जरा उसको दुरुस्त कर दीजिए। हम तो उल्टा काम करते हैं कि हमारे पास पानी हम बर्बाद करते हैं किसी भी फसल में, इवन चावल की फसल में। कारों में जाकर देखिए, चावल इज द मैक्सिमम पानी चावल को चाहिए होता है, और वहां भी हम पानी बर्बाद कर रहे हैं टू द एक्सटेंट कि देयर आर कंट्रीज जो कि एक दूसरी है कंट्री इरिगेशन की तरफ है, लेकिन हम तो अपने जमीन में फालतू पानी डालते हैं और उसके बाद फिर बहुत गलत है। हमारी जो एग्रीकल्चर के जो मैकेनिज्म है, हालांकि दुनिया में बहुत अच्छा निज़ाम सिस्टम है कैनाल का, जो कि इस पर वेस्ट है, हम पानी बर्बाद करते हैं, जिसकी वजह से सेम और पता नहीं लगता है। और जस्ट नेक्स्ट डोर है जस्ट घारो, गारो, वहाँ जाके देख लीजिए, और आगे तो खैर बहुत कुछ नजर आता है। तो वी आर वेस्टिंग आवर वाटर ऑलरेडी सिंस डिकेड्स वाली बात है, अगले से जमाने से, और आजकल इसकी जरूरत ही नहीं है। तो टोटल डिफरेंट टेक्नोलॉजी हो गई है, टोटल डिफरेंट हो गई है, लेकिन हमारा किसान बिल्कुल उसी तरह फसल लगा रहा है जिस तरह मोहनजोदाड़ो में लगता था। तो 5000 साल से हमारे खेत खलियान का है, बस बैल की बजाय कहीं कहीं के ट्रैक्टर आ गया है। बाकी एग्जैक्टली द सेम थिंग है, वी हैव नॉट इम्प्रूव्ड। जी, कोई और तो जी, ये मेरा नाम हसन अली है और मेरा ताल्लुक राजस्थान यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट सोशल वर्क से है। सर से मेरा सवाल ये है कि सर ने समाज के हवाले से और सेहत के हवाले से बड़े अहम बात की, तो हम प्रिवेंशन की तरफ हमें जाना चाहिए था, जिस बात अवेयरनेस करना दूसरी बात बहुत कुछ नया सुनने को मिला। मेरा आपसे सवाल ये है कि पहले से तो सोशल वर्क हमारा क्या किरदार होना चाहिए इस हवाले से, जो आपने आगे एज ए सोशल वर्क तो आगाही सबसे बड़ी बात है, और उस आगाही को फैलाना नंबर 2। और तीसरा सवाल क्या था आपने किया था? एक और बात, हमारा क्या किरदार होना चाहिए सर? किरदार आपकी सबसे आगाही है कि आगाही हो, और अपने तालीम और अपने हुनर को फैलाइए और लोगों को सही मशवरा दीजिए। इसलिए कि 3 कॉम्बिनेशन मैंने बताई थी कि हम जाहिल हैं, हम इग्नोरेंट हैं और हम गरीब हैं। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं होती है, बाकी जाहिल होना और इग्नोरेंट होना मोस्ट डेंजरस थिंग है। एज ए सोशल वर्कर आप इस पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और किसी को ये भी पता है कि साहब कि अगर किसी की मदद करनी है तो उसको 10 दिन नगर कभी मत बनाइए, उसको कुछ वो एम्पावर कर दे, हुनर सिखा दीजिए, कुछ कर दीजिए। लेकिन किसी को पैसा दे करके, जैसे कि वो एक स्कीम चली हुई है ना कि हर महीने 200-400 किसी को दे देते हैं, वो हमेशा हमेशा के भीख मंगा बना दिया, वो कौन कहाँ तरक्की करेगी? खुददारी जरूर होनी चाहिए। आप बराबर सर आपको मौका देते हैं, वो पीछे एक स्टूडेंट है उसके बाद। नहीं, आपके पास माइक है अब? हाँ बोले। अच्छा ओके। मेरा नाम बादल हसन है, मैं यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से ताल्लुक है। आपने कुछ तदाबीर जो बताई थी, वो इनफरादी तौर पर मैंने आप लोगों की हमारे या हमने कहीं देखने का सही होगा, लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जैसे कि आपने जिस तरह इशारा किया था कि कई घर में जो कोयले की खाने हैं, उससे या कहते हैं जो खरीदी गैस की वजह से जो बर्ड पैदा हो रहे हैं, या अगर समंदर के साइड में जो आलूगी होती है तो काफ़ी हद तक ये जो हम तरक्की यहाँ पे वहाँ कॉम्पिटिटिव ताली करें, की वजह से कहते हैं मसाले होते हैं।
तो यहाँ से मेरे ख्याल से काफ़ी ऐसे काफ़ी और आपने ऐसे कॉन्क्रीट डेवलप की यहाँ बात की थी कि भाई ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं कॉन्क्रीट की, तो बड़ी बड़ी इमारतें कॉन्क्रीट की उस तरह करके फेस करती है और जैसे एसी वगैरह की वजह से बात की जाती है। तो सवाल बताइए। सवाल ये था कि हम स्ट्रक्चरल हवाले से क्या क्या ऐसे दाम उठा सकते हैं इसके मसाइल की, क्योंकि जो दाम है वो मेरे ख्याल से मसलन के बड़े बड़े मसाइल हैं, जैसे घर का मसला है, परिवार का मसला है, यहाँ संबंध या लड़की का मसला है, यहाँ ये क्या तरक्की लगा मैं एक छोटा सा डॉक्टर हूँ, ये बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया आपने, वो उसके लिए आए नहीं ना। हाँ, आरिफ साहब अगर आते हैं तो वो आपको कंक्रीट जंगल की बात करते थे कि वही आर्किटेक्ट। और घर के हवाले से मैं सिर्फ कहना चाहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में कोयला निकला और इस्तेमाल हो रहा है, इंक्लूडिंग जर्मनी, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग 2 अफ्रीकन स्टेट और पाकिस्तान है। तो कोयला का निकलना बहुत अच्छी बात है, उससे कोई बुरी बात नहीं है। और हम खुश नसीब हैं कि उस इलाके में इतना कोयला निकला कि 100-200 साल 2000 साल चलेगा। तो मसला ये है कि हाउ डू वी यूज इट विदाउट क्रिएटिंग पोल्यूशन ना पैदा करें। तो यकीनन साइंस इतनी आगे बढ़ गई है कि उस कोयले को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके एग्जाम्पल इंग्लैंड है, जिसमें मैं काफी दिन पढ़ने के चक्कर में गया था, तो वो कोयले को उनका गुजारा। और पिछले अभी तो गैस वैस निकली है, वरना उनके पास कोयला बहुत है, कोयला वो माइन से निकालते हैं, बड़ी मेहनतों से निकालते हैं, और सारी हीटिंग का निजाम उस कोयले से पहले वो गैस निकालते हैं, उस गैस को पाइपलाइन में देते हैं, जो बच जाता है उसको हीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जर्मनी में करते हैं। और अभी भी ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, कोयले की कान खोदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, कोयले में जलाते हैं, लेकिन अक्लमंदी से करते हैं। और हम घर पार्कर में उतनी अक्लमंदी से हो रहा है, और उसको जला करके ये टरबाइन चला करके बिजली पैदा कर रहे हैं। तो इस एनर्जी को, कोयले की एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बाकी आपके सवाल था के साथ के प्रिवेंशन के हवाले से, तो एक मोटी सी बात है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और इन प्रिवेंशन लाइज आवर सैल्वेशन, जिंदगी का मदार। और हमें इसी पर काम करना चाहिए, बीमारी के हवाले से भी, कि बीमारी ना हो तो बेहतर है, होने के बाद तो मुश्किल साइड पैदा हो जाते हैं। जी सर। जी डॉक्टर साहब, हाँ आप। मैं डॉक्टर प्रताप हुसैन, जियोलॉजी और एनवायरमेंट। एक तो डॉक्टर साहब, आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट यू, कंग्रेचुलेट यू कि आपने इतना एलैबोरेटेड लेक्चर और इतना इसे कहते हैं एक्स्ट्रा कोर्स बोला है, वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। और एवरीथिंग वाज सो रेलेवेंट। अब प्रश्न किया जाता है कमेंट एक छोटा सा कि ये कंट्रोल कैसे करें, ये सब एनवायरमेंटल हर एक को मालूम है कि ये रेगुलेशन वायलेट किए जाते हैं। अब गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, क्या है कोई और ज़्यादा बड़े प्रेशर ग्रुप बनाए जाए, पॉलिटिकल ग्रुप तो है प्रेशर ग्रुप, लेकिन हम लोगों का ऐसा एक्टिविस्ट ग्रुप बनाया जाए कि जो इन लोगों से मीटिंग्स करें और जगह जगह हैमर करें, इन चीज़ों को बहुत आसानी से की जा सके। और दूसरी एक छोटी सी बात सर, इसके लिए जाहिद साहब, हाँ अपने उसके लिए कि आप बराबर 2 लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जहालत एंड इग्नोरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये? एक कहावत है कि ये शख्स ने तालीम BA PT कर लिया है, लेकिन तालीम में उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे सफ़ों में हैं जो तालीम याफ्ता सो कॉल्ड हैं, लेकिन उनका तालीम में कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरा रेफरेंस है तालीम और तरबियत की तरफ। तो तालीम ना होना एक बहुत बड़ी कोताही है। और उसके बाद अगर तालीम नहीं होती है तो ये दूसरी चीज खुद ब खुद आ जाती है, इग्नोरेंस। क्योंकि जो जितना जाहिल होगा, जितना गैर पढ़ा लिखा होगा, इतना ही इग्नोरेंट होता है। और जब हम शहर गांव की तरफ जाते हैं, वहाँ देखते हैं
कि अच्छा बड़ा ठीक ठाक आदमी है, लेकिन ही इज इग्नोरेंट अबाउट हिमसेल्फ ऑल्सो। ना वो हाथ धोता है, और किसको नहीं पता कि नहर से डायरेक्ट पानी ना पियो, लेकिन वो इग्नोरेंट है, वो पी रहा है। मेरे सामने उसके जानवरों ने पानी पिया, उसने भी पिया। बलूचिस्तान में मैं बहुत दफ़ा देखा है कि उसी जौहड़ से हर आदमी पानी पी रहा है। तो हम बकरी को नहीं बोल सकते, भैंस को नहीं बोल सकते, घोड़े को नहीं बोल सकते कि भाई ये पानी ना पियो, इंसान तो बहरहाल, लेकिन वो इग्नोरेंस में पीता है वो। और फिर शहरों में हम देखते हैं कि पढ़ा लिखा बंदा है, मैट्रिक पास है, इंटर पास है, वो भी इग्नोरेंट है, और वो भी वही हरकत कर रहा है कि इस गंदे पानी को आपको शहर के किनारे आप रोज देखें, अभी जो दोपहर में ठेले लगे हुए हैं शहर के किनारे हर रोड पर, और उसमें कुछ बर्गर शर्गर पता नहीं क्या क्या बेच रहा है वो, और उसके बाजू में एक बाल्टी है, उस सारे गंदे सारे जो प्लेट जो आपने खाई थी उसमें डुबकी देके निकाल लेता है, फिर उसको खाना दे देता है। तो अब वो आपकी नज़र के सामने हो रहा है, लेकिन हमारे जो पढ़े लिखे लोग दफ्तरों से निकल करके नेशनल बैंक की डिग्री जो सब खा रहे हैं, तो इग्नोरेंस नहीं तो क्या है, हालांकि वो पढ़े लिखे हैं। जी और ये डे टू डे एग्जाम्पल है, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर। देखिए, तालीम और जहालत इसको अलग करना होगा। जी, तो कोई और दो जी। नमान, मेरा नाम नमान पीटर है और इंसानी हकूक़ का कारकुन हूँ, वाबस्ता हूँ कौमी कमीशन बनारस साहब से। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी पुरअसर मुफीद गुफ्तगू आपकी इंसानी सेहत पर जो मुज़र असरात हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह आपने पानी का जिक्र किया। वैसे तो पानी कहते हैं कि ज़िंदगी है, तो आपका ध्यान डालना चाहूँगा कि जो ये जगह जगह गली गली आजकल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लोगों ने लगाए और वो पानी बेच रहे हैं, क्या वो भी इंसानी सेहत पर गुजरे असरात हैं मतलब, या कि वो इस्तेमाल के काबिल हैं? इसमें 3-4 किस्म के सो कॉल्ड प्लांट हैं, और उसमें काफ़ी बड़ा फ्रॉड, बेईमानी, शैतानी हो रही है। सिर्फ RO पानी, रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी ऐसा होता है जो कि वो आप उसको बिला खौफ खतर इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए। दिस इज सपोज टू बी RO। थोड़ा सा कड़वा होता है कि नहीं? क्या चीज? थोड़ा सा कड़वा होता है नहीं, कड़वा नहीं, कड़वा बल्कि अपोजिट ऑफ कड़वा होता है। जमीन से निकाल नहीं, ये RO का पानी, रिवर्स ऑस्मोसिस, फिल्टरेशन नहीं। उसके अलावा बाकी सारे प्रोसेस मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर होते हैं, विद और विदाउट UV लाइट। एक होता है सादा सिंपल फिल्टर जो कि मट्टी शट्टी ऊपर को निकाल देगा, कीड़ा एक नहीं मारेगा, सारे बैक्टीरिया, सारे वायरस, सारे फंगस रहेंगे। दूसरा फिल्टर होता है जो कि फंगस को निकाल देता है और बैक्टीरिया को छोड़ देता है, वायरस छोड़ देता है। एक और फिल्टर होता है जो कि वायरस को हाथ ही लगा सकता है, इसलिए कि बहुत ही छोटा होता है वो, तो वो कुछ बैक्टीरिया को छोड़ेगा, कुछ रखेगा, और फिर उसके फिल्टर को चेंज करना पड़ता है। उसके जो वो कॉस्टली होता है। और सबसे महंगा RO प्लांट होता है जो कि सबसे कॉस्टली होता है, उसके मेम्ब्रेन्स होते हैं, उसे फिल्ट्रेशन नहीं होता। तो ये 4-5 किस्म का पानी है, और इसमें लोगों ने बोरिंग की भी है, और लियारी नदी के साथ बहुत सारे बोरिंग है, इसलिए कि उसमें गटर का पानी हर वक्त होता है, तो सीपेज पानी बहुत है, 20 फुट पानी निकल आएगा। मरीन में इस वक्त 300 फुट पर पानी है, 300 फीट पर। और सुबह में कहीं गया था, वहाँ नीचे है। अभी हब के इलाके से मैं अभी आ रहा हूँ, वहाँ एक जगह में गया था, वहाँ मैंने पूछा, वो उस पानी को निकाल करके फैक्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा ये पानी तो कहना RO करते हैं, TDS कितना हुआ जाता है, तो 110 पहुँचा देते हैं। समुद्र का पानी 4-5 हज़ार की TDS कहलाता है, लेकिन RO के बाद एब्सोल्युटली क्लियर बात है। तो ये लेकिन बहुत महंगा प्रोसीजर है। बाकी जो जितने फिल्ट्रेशन है डिपेंड करता है वो किस किस्म का फिल्टर उसने लगाया और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट। तो यहाँ वो डंडी मारते हैं कि वो उसका मेम्ब्रेन भी चेंज नहीं कर रहे हैं, उसका फिल्टर भी चेंज नहीं कर रहे हैं, पानी आ रहा पानी जा रहा है, और नीचे का पानी सीपेज पानी, क्योंकि हर मोहल्ले में करीब 8-10 फुट तक सीपेज का पानी होता है जो कि गटर लाइन से जमीन में एब्जॉर्ब होता रहता है या लीक से बाहर। तो ये कुछ फुट तक होता है। तो ये पानी मिलता है, इसमें हर किस्म के बैक्टीरिया मिलेंगे आपको, हर किस्म का वायरस मिलेगा,
हर किस्म के कीड़े मकोड़े मिलेंगे जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खौफनाक है। और इसका एक मोटा सा इलाज है कि उसको आप बॉयल कर लें और 5-10 मिनट तक 100 बॉयल करते रहें तो हर चीज़ मर जाएगी, इंक्लूडिंग वायरस। लेकिन कुछ वायरस रह जाएंगे, लेकिन वो तकरीबन सेफ हो जाएगा। तो ये महंगा प्रोसीजर है, इसलिए कि बॉयल करना बाजार खुद एक कॉस्टली बिजनेस है। इसीलिए मैंने खास करके क्लोरीन की बात की आपसे। क्लोरीन के अगर पानी गंदा है, थोड़ी सी फिटकरी डाल के छोड़ दें, सारी गर्द नीचे बैठ जाएगी। इंतहाई सस्ता नुस्खा है। उसके बाद उसमें 1 चमची क्लोरीन डाल दीजिए 1 बाल्टी पानी में। उसके बाद शेर द पुतर होकर उस पानी को इस्तेमाल करें। ना कोई बैक्टीरिया मिलेगा आपको, ना कोई वायरस मिलेगा, ना कोई फंगस मिलेगा। और इससे आसान नुस्खा नहीं हो सकता। बहुत सालों से घर पे बॉयल करके पानी पीने के लिए इस्तेमाल। जी, सबसे आसान नुस्खा वही है। सबसे आसान नुस्खा डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ क्लोरीन का इस्तेमाल जो है वो बढ़ा दें तो ज़िंदगी कुछ आसान हो जाएगी। इस हवाले से भी कि डिजीज़ जो है ज़्यादातर वाटर के हवाले से है। आजकल ये जो फैला हुआ है ना, ये जो अमीबा जो फैला हुआ है दिमाग में, उसका कोई इलाज है ही नहीं। जो भी बंदे का अगर हुआ तो उसकी डेथ, क्योंकि जो अमीबा जाकर बाकी टिश्यू खाता है लेकिन उसका खौफनाक असर नहीं होता। ये बेचारा फंस जाता है। ये वुज़ू खासतौर से वुज़ू या वुज़ू में लोग नाक में पानी डालते हैं, दैट इज द मोस्ट डेंजरस। तो जी, कोई और दोस्त? हाँ, मेरा नाम साबिर मुनी है। मेरा ये सवाल है कि आप लोगों ने सामान की होलसेल में भी कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, बट मेरा ये सवाल है हमें इन सब चीज़ों का सिर्फ एक ही वर्ड है जिसमें ये सारे मसले हल हो सकते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप उनके ख्याल में इन सब मसलों को कैसे हल किया जा सकता है। मेरे ख्याल से मेरे मुल्क में सिर्फ एक वर्ड से मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोग आप बता दें। मतलब आपने आज की मसला है, एजुकेशन का मसला है, पोल्यूशन का मसला है, मतलब और ट्रैफिक का मसला है, जितने भी चीज़ें मसला है, सबको सिर्फ एक ही चीज़ का आप डिस्कस करें कि आप कैसे चीज़ एक लफ्ज़ में आगाही 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 अवेयरनेस हो तो उससे आपकी इग्नोरेंस भी दूर हो जाती है। अवेयरनेस होगी तो उसका आप प्रोटेक्शन करेंगे, अवेयरनेस होगी तो खुद भी बचेंगे, दूसरों को बचाएंगे। तो अगर आगाही की तरफ जाएं। सर ये सिस्टम है शुरू करने से पहले सिस्टम होता है। आप सिस्टम जब आपको कोई भी इदारा चलाते हैं तो आप सिस्टम के हिसाब से चलाते हैं, कोई रूल्स बनाते हैं, रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। अब पाकिस्तान में यही चीज़ खत्म हो चुका है। सिस्टम को ना सिस्टम है, बट इसके जो स्पेलिंग्स है ना उनको आगे पीछे छोड़ दिया हुआ है। अब इन सबको जोड़ने की जरूरत है हमें। अब सिस्टम जब सही हो, आपके जो वज़ीर आज़म थे वहाँ से ये चीज़ शुरू हो जाते हैं। अब आप आपकी टॉपिक बदल दिया। मेरा ख्याल में यही चीज़ है। आपका सवाल जो आप सेहत के हवाले से सवाल कीजिए, पॉलिटिशियन के हवाले से सवाल पॉलिटिशियन के हवाले से नहीं है हर मसले का। अभी हम एजुकेशन का वज़ीर जो मिनिस्टर होते हैं, एजुकेशन का मिनिस्टर होते हैं, हेल्थ का मिनिस्टर होते हैं। अब हर मिनिस्टर जो है अपना काम, अपना इदारा, हर इदारा अपना काम तो अब हर तरीके से नहीं कर रहे ना। हम ऐसे मसले पैदा होते हैं, पॉलिसी होते हैं, हेल्थ का मसला है। आपकी बात आ गई है, एग्री आप आपसे टोटली एग्री करते हैं जो आप बात कर रहे हैं कि हर बंदे को अपना काम करना चाहिए, हर मिनिस्टर को अपना काम करना चाहिए। और बीइंग अ ह्यूमन एज ए सिटीजन हमें भी अपनी सेहत के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देनी चाहिए। जी, दूसरा कोई? हो गया सवाल खत्म। खत्म? हाँ जी, ये मेरा आखिर में मेरा एक सवाल हो जी। अगर आप प्लीज
सब देखें आप सब। जी जी, आप आवाज से बुलंद बोलें। जरा खड़े हो गए तो सब देख लेंगे आप। खड़े हो तो बताएं। हाँ जी। अगला सवाल था वो ये कि गुटखे का जो आपको कह रहे थे कि बहुत इस्तेमाल होता है, गुटखे में होता क्या है और इसका मजा क्या है और इसका असर क्या है? सर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैं सोचा ट्राई करूँ, ट्राई करते आपसे एक दरखास्त ये है कि ट्राई मत कीजिएगा। इसलिए होती है। दूसरी दरखास्त ये है कि जो आपसे अजीब तरह से बात कर रहा हो उसके मुंह में यकीनन हो सकता होगा, उससे पूछ लीजिए कि मजा कैसा है। आप बाकी जो उसके एनालिसिस में उसमें क्या जहर नहीं है, उसमें मेटल बहुत सारे हैं और केमिकल बहुत सारे हैं जो कि टॉक्सिक हैं, इरिटेंट हैं और वो एकदम सीधे सीधे कैंसर के अलावा मदद करते ही नहीं है। और इस वक्त मरीज भरे हुए हैं। इस वक्त कैंसर के जो मुंह के पहले से पान की वजह से होता था, तंबाकू की जरूरत होता था, और उसी क्लासिकल एग्जाम्पल है फातिमा सुरैया बजिया, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, और उनको तंबाकू पान उनका हर वक्त होता था उनके मुंह में, तो उनका फिर वो कैंसर हो गया, ऑपरेशन हुआ उसके बाद उसकी वजह से। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैंने आपको दी कि उम्र के 70 प्लस थी और वो उनको कैंसर मुंह का हुआ तंबाकू की वजह से। लेकिन ये तंबाकू का भी सैकड़ों गुना ज्यादा है, इसलिए कि इसमें तंबाकू के साथ पता नहीं क्या क्या है, सड़ी में सुपारी है जो कि यहाँ पकड़ी गई थी। 180 कंटेनर यहाँ हम लोगों ने पकड़वाए थे जो कि मलेशिया से आए थे। सड़ी हुई ये सुपारी थी जो कि वहाँ के सरकार ने उसको दिया था कि समुद्र में फेंक दो, वो कराची लेकर आ गया, यहाँ भेज दिया। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हमें पता है। इसमें केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर करते हैं। वो समंदर में फेंकना था, कराची समंदर में ले। जी कोई और दोस्त? जी इंसानों में जी पान मसाला वो भी खौफनाक है। जो पुराने लोग थे उनमें से बहुत सौ को मैं बाय प्रोफेशन एनेस्थेटिस्ट हूँ और मैंने नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन वो लोग जो पान वान रेगुलर खाते थे, अगले वक्तों के लोग पानदान वाले, उनमें से मेजोरिटी को मुंह का मसला था, कैंसर था, और दूसरे लेस कैंसर की बात करें मेजोरिटी को था। और मेरे आंखों से कहा कल्चर में था कि पान खाइए पानदान हो रहा। अब ये है कि सवाल जवाब का सेशन भी ओवर हुआ। डॉक्टर साहब एक सवाल करेंगे आप लोगों से? नहीं आप मैं हाजिर हूँ। एक तो ये है कि जैसे आज फोरम हुआ, अर्बन रिसोर्स सेंटर में मुख्तलिफ इश्यूज पे फोरम्स होते रहते हैं। आज का फोरम भी पब्लिश होगा और इससे पहले हमने सलामी सूरत हाल और बहाली के इक़दामात का जायज़ा, इसमें ताज हैदर साहब और डॉक्टर प्रोफेसर नुमान अहमद साहब आए थे, तो उसको पब्लिश करवाया है। तो आज डॉक्टर साहब यहाँ आए हैं, हमारी एक खुशकिस्मती है कि डॉक्टर हैं यहाँ पे। तो आज इनके और हम लोग इसको एक किस्म का फॉर्मल इनॉग्रेशन के लिए डॉक्टर साहब आए। जी हाँ, आज का फोरम इस हवाले से भी अहम था कि आज डॉक्टर टीपू सुल्तान एज ए स्पीकर हमारे यहाँ आए। पहले भी इनकी मोहब्बत है कि कई और टॉपिक्स पे, हीट वेव से भी हमारे लिए इन्होंने यहाँ के बात की थी। और आप तमाम जो पार्टिसिपेंट हैं, मुख्तलिफ इलाकों से आए, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से आए, मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के इदारों से आए,
आप तमाम का भी बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला इसी तरह कायम रहेगा और कोशिश किया करें कि टाइम पे आए तो फिर आप ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। ये वो सेशन है जो कई क्लासों पे मुहित होता है। यहाँ 30, 35, 40 मिनट में काफ़ी ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। तो हम भी सीख रहे हैं और आप तमाम का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चाय पी। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।